फिर से गुड इवनिंग टू यू ऑल। हम लोग एजुकेशनल विजन को डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारे डिस्कशन के 3 डायमेंशन होने। टैगोर का एजुकेशनल विजन क्या है, गांधी का एजुकेशनल विजन क्या है, और तीसरा अभी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 आई है उसमें एजुकेशनल विजन क्या इमर्ज कर रहा है। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो जब हम टैगोर के एजुकेशनल विजन और गांधी के एजुकेशनल विजन को देखेंगे तो उसे हमें कंपैरेटिव डायमेंशन में भी देना है, उसके कंपैरेटिव एनालिसिस को भी देखना है और कंपैरेटिव एनालिसिस को देखते हुए करेंट सिनारियो में टैगोर और गांधी के एजुकेशनल विजन के रेलिवेंस क्या है, वर्तमान संदर्भ में उनके एजुकेशनल विजन की प्रासंगिकता क्या है, उस प्रासंगिकता के प्रश्न पर भी विचार करना है। और वैसी स्थिति में हमारे लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एनालिसिस कंपैरेटिवली आसान होगा। हम ये देख सकते हैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि किस प्रकार की एजुकेशनल पॉलिसी की हमें आवश्यकता थी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वह उसको कहाँ तक रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में। लेकिन इससे पहले कि हम टैगोर और गांधी के एजुकेशनल विजन की चर्चा करें, उसके रेलिवेंस की चर्चा करें और उस रेलिवेंस की पृष्ठभूमि में न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 की चर्चा करें, मैं इंडिकेट करना चाहूंगा कि देन एजुकेशनल सिनारियो क्या रहा, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत शैक्षिक परिदृश्य क्या था, और उस एजुकेशनल सिनारियो को हम ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे और उस एजुकेशनल सिनारियो को हम वेस्टर्न एजुकेशन के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे। अगर आप देखें तो इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है, पारंपरिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो है, उसके अपने स्ट्रेंथ हैं, उसके अपने वीकनेसेज हैं और उसी के कंटेक्स्ट में देखें तो जो वेस्टर्न एजुकेशनल मॉडल है उसके भी अपने स्ट्रेंथ है, उसके भी अपनी सीमाएं हैं। अगर हम देखें तो 19वीं शताब्दी में जिस वेस्टर्न एजुकेशन को कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंट्रोड्यूस किया जाता है और मैकाले माइनोट जिस एजुकेशनल सिस्टम का फाउंडेशन प्रस्तुत करता है, उस एजुकेशनल सिस्टम ने कहीं न कहीं ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जो है ध्वस्त करने का काम किया। वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम के इंट्रोडक्शन के कारण धीरे धीरे अगर आप देखें तो भारतीय पारंपरिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो है वह ध्वस्त होती चली जाती। मैकाले का पर्पस क्या है? हमेशा इस चीज को ध्यान रखें कि भले ही कॉलोनियल पीरियड में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो, लेकिन उस वेस्टर्न एजुकेशन का एक स्पेसिफिक पर्पस है और वह स्पेसिफिक पर्पस क्या है? कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, और इस बात की पुष्टि मैकाले के उस स्टेटमेंट के जरिए होती है जिसमें मैकाले ने वेस्टर्न एजुकेशन का जो मॉडल प्रस्तुत किया उसके पर्पस की ओर इशारा किया, और पर्पस की ओर इशारा करते हुए मैकाले ने कहा कि वह इसके जरिए एक ऐसे क्लास को क्रिएट करना चाहता है, एक ऐसे वर्ग को क्रिएट करना चाहता है जो वर्ग रक्त और रंग से तो भारतीय हो, ब्लड और कलर से भले ही वह इंडियन हो, बट टेस्ट, रुचि और संस्कारों से, टेस्ट एंड इंटरेस्ट से वह कहीं न कहीं जो है वह वेस्टर्न हो, ताकि इन फ्यूचर वेस्टर्न कॉलोनियल पावर को का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार किया जा सके, जो वेस्टर्न एम्पायर के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का काम कर सके। और इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, इसके कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें
तो उन औपनिवेशिक हितों को साधने के लिए, कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए क्या किया गया? तो पहली चीज आप देखेंगे, इंग्लिश एजुकेशन को फोकस किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश एजुकेशन को फोकस किया जाता। और इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश एजुकेशन को फोकस करने का मतलब है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेज थे और जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम थे, कहीं ना कहीं वर्नाकुलर लैंग्वेजेज को भी, और अर्थात देसी भाषाओं को भी, स्थानीय देसी भाषाओं को और पारंपरिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं इग्नोर करने का प्रयास किया गया। अब सवाल यह उठता कि इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट कैसे किया गया? तो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी को सरकारी नौकरी का माध्यम बनाया गया। और स्वाभाविक तौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति यदि वह गवर्नमेंट सर्विसेज का डिजायर रखता था, अगर उसके लिए गवर्नमेंट सर्विसेज डिजायरेबल था, तो उसके लिए यह आवश्यक था कि वह इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर करे और उस पर कमांड करने की कोशिश करे। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप देखें, ऑब्वियसली वेस्टर्न एजुकेशन अगर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन जो है, कॉलोनियल जो आपको सोशल एंड कल्चरल एजेंडा है, कॉलोनियल सोशल और कल्चरल एजेंडा से बहुत अलग नहीं है। कॉलोनियल सोशल और कल्चरल एजेंडा क्या है कि कैसे भारत में ब्रिटिश एम्पायर की जड़ों को स्ट्रेंथन किया जाए और ब्रिटिश एम्पायर की लॉन्गेटिविटी को इंश्योर किया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य की दीर्घजीविता को तब तक नहीं सुनिश्चित किया जा सकता था, ब्रिटिश साम्राज्य को तब तक लंबे समय तक भारत में बनाए नहीं रखा जा सकता था जब तक कि भारतीयों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से न काट दिया जाए। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे ही मैकाले रुचि और संस्कारों से पाश्चात्य वर्ग के सृजन का लक्ष्य रखता है अपने एजुकेशनल मॉडल के लिए, वैसे ही आप देखेंगे वह कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश पॉलिटिकल मिलियू का हिस्सा बन करके आता है। और इसलिए अगर आप देखें तो वेस्टर्न एजुकेशन का जो एक महत्वपूर्ण लिमिटेशन इस दौर में इमर्ज करता है वह यह कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वह कहीं ना कहीं दो चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देती है। अगर आप देखें तो वेस्टर्न एजुकेशन जो है वह एजुकेशनल डिग्री और एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देती हुई आती। और इस क्रम में अगर देखा जाए तो कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, मोरल और एथिकल वैल्यू के क्रिएशन जैसे पहलू जो कि कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए आवश्यक है, वह उसको ओवरलुक करती हुई आती है, वह उसको इग्नोर करती हुई आती है। और इसलिए देखेंगे एक बड़ा फर्क ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन में जो दिखाई पड़ता, वह बड़ा फर्क यह दिखाई पड़ता है कि जहां पारंपरिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो है चरित्रों के निर्माण के मद्देनजर मूल्यों को कहीं अधिक महत्व देती है, मर्यादाओं को कहीं अधिक महत्व देती है, नैतिकता को कहीं अधिक महत्व देती है, वहीं वेस्टर्न एजुकेशन जो है कैरेक्टर बिल्डिंग को इग्नोर करता है। और चूंकि कैरेक्टर बिल्डिंग को वह इग्नोर करता है, इसलिए देखेंगे मोरल और एथिकल वैल्यू को भी वहां पर इग्नोर करने की कोशिश की गई। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें, यहां तक आते आते अगर आप देखें तो वेस्टर्न एजुकेशन के जिस मॉडल को इंट्रोड्यूस भारत में किया जा रहा था कॉलोनियल पीरियड में, अगर देखा जाए तो उसके बड़े ही लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड मोटिव थे। वह किसी लार्जर इंटरेस्ट से संचालित नहीं था। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, ना ही उसके पीछे इंडिया और इंडियंस के ग्रेटर वेलफेयर का कोई एजेंडा उसके पीछे मौजूद था। अब अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम जाकर के देखें तो अल्टीमेटली
वेस्टर्न एजुकेशन ने जिस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, कि जिस मॉडल को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, अगर आप देखेंगे वहां पर शिक्षा का स्वरूप अनौपचारिक होता चला जाता है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वह उसकी महत्वपूर्ण विशेषता बनकर आती है। जबकि अगर आप जाकर के देखें ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन को, अगर आप जाकर के देखेंगे तो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन जो है उसमें आपको फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन इन दोनों का एक मिक्सअप दिखाई पड़ेगा। ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन को अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन जो है वह कहीं ना कहीं जीवन के कहीं अधिक करीब है, लाइफ के साथ उसकी बेटर कनेक्टिविटी है। अगर ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन को देखें तो वह मोरल एंड एथिकल वैल्यू के डेवलपमेंट के जरिए कैरेक्टर बिल्डिंग में वह अहम रोल प्ले करता हुआ आता। ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन में जाकर के देखें तो चूंकि उसका फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल स्वरूप भी है, इसलिए ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन जो है वह कहीं उसमें लर्निंग जो है कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन जो है वह कहीं ना कहीं जो लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेजेज हैं, स्थानीय देसी भाषाएं हैं, उनको कहीं ज़्यादा अहमियत देती है। वह उसका जोर भाषा की बजाय ज्ञान पर है। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन को अगर आप देखें तो वेस्टर्न एजुकेशन जो है वह नॉलेज की बजाय, आज भी अगर आप देखें तो उसमें लैंग्वेज को कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो पहला बिंदु हमने कहा कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यह परिणाम है वेस्टर्न एजुकेशन के इंट्रोडक्शन का। दूसरा हमने कहा कि जो इंडिजीनियस लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेजेज हैं उनकी जगह पर फॉरेन लैंग्वेजेज को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दी गई है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश एजुकेशन को यहां पर प्रमोट करने का प्रयास किया गया। तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप देखें तो वेस्टर्न एजुकेशन को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि लाइफ के साथ एजुकेशन की जो कनेक्टिविटी है वह कनेक्टिविटी समाप्त होती चली जाती, व्यावहारिक जीवन से शिक्षा दूर पड़ती चली जाती है और कहीं ना कहीं वह शिक्षा जो है क्लासरूम के दायरे में सिमटती दिखाई पड़ती। और ऐसी स्थिति में अगर आप देखें इसका परिणाम क्या होता, तो इसका परिणाम यह होता है कि वह एजुकेशन थ्योरेटिकल ज्यादा होता है और प्रैक्टिकल कम होता है। सैद्धांतिक ज्ञान की ओर, थ्योरेटिकल नॉलेज की ओर फोकस उसका बढ़ता चला जाता है, बुक पर उसकी निर्भरता जो है बढ़ती चली जाती है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस का डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी का डेवलपमेंट जो है वहां पर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जाता चला जाता है। अगर इसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो अगर एजुकेशन का स्वरूप ऐसा होगा तो ऐसी स्थिति में उस एजुकेशन से यह अपेक्षा नहीं कर सकते, उस एजुकेशनल मॉडल से यह एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वह इनोवेटिव आइडिया को डेवलप कर पाने में सहायक। तो अगर आप देखें, अगर आप इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो उस समय टैगोर जिस समय अपने एजुकेशनल विजन को सेपअप कर रहे होते हैं, टैगोर के सामने दोहरी चुनौती है। टैगोर के सामने एक और चुनौती है वेस्टर्न एजुकेशनल मॉडल की और वेस्टर्न एजुकेशनल मॉडल के लिमिटेशन की। दूसरी ओर टैगोर के सामने चुनौती है ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन की। और ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन की जो सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आती है उसकी अपनी ब्यूटी भी है। ब्यूटी यह है कि उसका फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों स्वरूप, ब्यूटी उसकी है लाइफ के साथ उसकी जो कनेक्टिविटी, ब्यूटी उसकी है कैरेक्टर बिल्डिंग में जो उसका रोल है, ब्यूटी उसकी है मोरल और एथिकल वैल्यू के डेवलपमेंट में जो उसका रोल है। ब्यूटी अगर आप देखें तो वह ओवरऑल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को फोकस करती हुई आती। ब्यूटी उसकी है कि ना तो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन जो है वह क्लासरूम के दायरे में सीमित है और ना ही किताबों के दायरे में सीमित। ब्यूटी उसकी है कि उसका स्वरूप सैद्धांतिक के साथ साथ व्यावहारिक भी।
लेकिन अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, जिस तरह वेस्टर्न एजुकेशनल मॉडल के अपने लिमिटेशन हैं, उसी प्रकार आप देखेंगे ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन के भी अपने लिमिटेशन हैं। और ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन के जो मेजर लिमिटेशन उभर करके आते, वो मेजर लिमिटेशन क्या है? तो उसका मेजर लिमिटेशन यह है कि यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म और इंडिविजुअलिटी के लिए स्पेस नहीं है। यहाँ पर व्यक्तित्व और वैयक्तिकता के लिए स्पेस नहीं है। जब तक व्यक्ति और वैयक्तिकता के लिए, जब तक इंडिविजुअल और इंडिविजुअलिटी के लिए स्पेस नहीं होगा, तब तक इंडिविजुअलिज्म का विकास जो है वह संभव नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की बात करते हुए भी वह एजुकेशनल मॉडल जो है इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी और इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस के डेवलपमेंट के लिए एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, फेवरेबल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर पाएगा, इसमें संदेह है। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें तो यही वह पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में देखेंगे तो टैगोर के एजुकेशनल विजन का डेवलपमेंट होता है। यहां पर दो और चीजों को इंडिकेट मैं करना चाहूंगा, दो और चीजों को इंडिकेट यह करना चाहूंगा कि टैगोर की पर्सनालिटी को देखें तो टैगोर की पर्सनालिटी को आप देखेंगे तो दो चीजों को आप वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति की टैगोर को समझ है, गहरे स्तर पर वह समझ, डीप रूटेड अंडरस्टैंडिंग टैगोर में दिखाई पड़ेगी इंडियन सोसाइटी की, इंडियन कल्चर की। और इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर की यह बेहतर समझ जो है वह कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशनल मॉडल की भी बेहतर समझ का आधार तैयार करती है। दूसरी ओर अगर आप जाकर के देखें तो टैगोर वेस्टर्न लिबरलिज्म से भी प्रभावित है। और वेस्टर्न लिबरलिज्म से प्रभावित होने के कारण इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअलिज्म ने टैगोर को अट्रैक्ट करने का काम किया। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन के लिमिटेशन को नोटिस में लिया। और इसलिए उन्होंने जिस एजुकेशनल मॉडल को डेवलप करने की कोशिश की, वह एजुकेशनल मॉडल जो है वह कहीं ना कहीं ट्रेडिशनलिटी और मॉडर्निटी, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, परंपरा और आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में आकार ग्रहण करती है। परंपरा और आधुनिकता उसको सेप अप करने में अहम रोल प्ले करती है। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, वेस्ट और ईस्ट का जो इंटरैक्शन है, पश्चिम और पूरब का जो इंटरैक्शन है, उस इंटरैक्शन ने उस एजुकेशनल विजन को सेप अप करने में जो है वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, टैगोर का एजुकेशनल विजन जो है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक चीज है जो वेस्ट और ईस्ट दोनों को कनेक्ट करने का काम करता। टैगोर को अगर मूल रूप से देखें तो टैगोर मूल रूप से मानववादी चिंतक है। इंटरनेशनल ह्यूमनिज्म की बात करते हुए आते हैं और इंटरनेशनल ह्यूमनिज्म के बीच वेस्टर्न लिबरल थॉट में भी मौजूद है, आधुनिक पश्चिमी उदारवादी चिंतन में भी वेस्टर्न ह्यूमनिज्म के इंटरनेशनल ह्यूमनिज्म के बीच मौजूद हैं। और अगर आप इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन में जाकर के देखें, भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा में जाकर देखें तो भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा में भी अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद के बीज मौजूद दिखाई पड़ेंगे। वसुदैव कुटुंबकम का जो भारतीय आदर्श है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भारतीय आदर्श, जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के जो भारतीय आदर्श है, बौद्ध अहिंसा और करुणा जो है, ये तमाम तत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद की संभावनाओं को से भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा को लैस करते हैं। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें तो इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन में जो स्पिरिचुअलिज्म का कंटेक्स्ट, अगर आप देखें, मानवतावादी स्वरूप भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा का भी है, मानवतावादी स्वरूप जो है पश्चिमी चिंतन परंपरा का भी है। लेकिन पश्चिमी चिंतन परंपरा
की जो मानवतावादी चेतना है उसका संबंध पश्चिमी उदारवादी चिंतन और आधुनिकता से जाकर जुड़ता, जबकि भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा में जो मानवतावादी चेतना है उस मानवतावादी चेतना का संबंध स्पिरिचुअलिज्म से जाकर जुड़ता है। और इसी के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, टैगोर ने अपने आध्यात्मिक मानवतावादी चिंतन के आलोक में अपने एजुकेशनल विजन को डिफाइन करने की कोशिश की, और अपने एजुकेशनल विजन को डिफाइन करने के क्रम में टैगोर ने व्यक्ति के अस्तित्व को, व्यक्ति के एग्जिस्टेंस को रिडिफाइन करने का काम किया। और व्यक्ति के एग्जिस्टेंस को रिडिफाइन करने का काम करते हुए टैगोर ने कहा कि व्यक्ति के अस्तित्व को अगर हम देखें तो व्यक्ति का अस्तित्व जो है होता है वह दो प्रकार का होता है। इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस को दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस और दूसरा स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। जहां फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है इंडिविजुअल्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर खड़ा करता है, वहीं पर स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस जो है उसकी इंडिविजुअल एंटिटी को निर्मित करता हुआ आता है। और अगर आप जाकर के देखें तो टैगोर एजुकेशन से क्या अपेक्षा करते, टैगोर ने एजुकेशन से क्या एक्सपेक्ट किया, तो टैगोर ने एजुकेशन से यह एक्सेप्ट किया कि एजुकेशन जो है वह इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो, मनुष्य के मुकम्मल व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो, मनुष्य के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। अर्थात एजुकेशन का मॉडल ऐसा होना चाहिए जो फिजिकल प्रोग्रेस को भी इंश्योर कर सके, जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को भी इंश्योर कर सके। इन दोनों में से किसी एक प्रोग्रेस को ओवरलुक करने वाला एजुकेशनल मॉडल जो है वह कहीं न कहीं इररिलेवेंट है, वह अप्रासंगिक है। उसकी रैशनैलिटी को लेकर के प्रश्न उठते हैं। अगर आप देखें इसी के कंटेक्स्ट में टैगोर जॉय, आनंद को मानव प्रकृति का सार तत्व बतलाते हैं। वे ह्यूमन नेचर को जॉय के पर्सपेक्टिव में रिडिफाइन करते हैं, और रिडिफाइन करते हुए वे कहते हैं कि सृजनात्मक आनंद, यहां पर ध्यान रखेंगे क्रिएटिव जॉय, अर्थात यह जॉय जो है उसका क्रिएटिवनेस से संबंध है। और अगर इस जॉय का संबंध क्रिएटिवनेस से है तो निश्चित तौर पर टैगोर जो है ऐसे एजुकेशनल मॉडल को फेवर करेंगे जो एजुकेशनल मॉडल जो है इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी को प्रमोट करता हो, इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी को डेवलप करता हो, मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता को जो विकसित करता हो, मनुष्य के सृजनात्मक क्षमता के विकास में जो शिक्षा का जो मॉडल सहायक हो, टैगोर उसके पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते। और अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो टैगोर के एजुकेशनल विजन को अगर आप देखें तो थ्योरेटिकली टैगोर के एजुकेशनल विजन के 3 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट है स्वतंत्रता, लिबर्टी को एजुकेशन के कोर वैल्यू के रूप में टैगोर एस्टैब्लिश करते हुए आते हैं। क्योंकि अगर लिबर्टी नहीं है तो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट थॉट डेवलप नहीं करेंगे, तो वैसी स्थिति में इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी विकसित नहीं होंगी। इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी का विकास जो है वह कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगा। दूसरी बात, और यहां पर ध्यान रखें, यहां जो स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता को एक मूल्य के रूप में अगर टैगोर ने स्वीकार किया है तो यह पश्चिमी उदारवादी चिंतन का टैगोर पर प्रभाव है। दूसरा कंटेक्स्ट देखें तो क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, अर्थात एजुकेशन ऐसा हो जो व्यक्ति की क्रिएटिविटी को प्रमोट करे और उस क्रिएटिविटी के एक्सप्रेशन के लिए स्पेस क्रिएट करे। और इसलिए अगर आप देखें तो टैगोर जो है वो करिकुलम के कंटेक्स्ट में आगे मैं चर्चा करूंगा, सिलेबस के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो विषयों की विविधता पर बल देते हुए आते।
वे कहते हैं कि करिकुलम में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो टैगोर जो है एजुकेशन के उस मॉडल को प्रमोट करते हुए आते जो अदर देन ह्यूमन एजुकेशन, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, उस ह्यूमन एक्टिविटी को भी प्रमोट की बात करती हुई आती। आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, डांस, सॉन्ग, स्पोर्ट्स, इन तमाम चीजों पर जोर दिया गया है, क्योंकि ये सारे वे मीन्स हैं जो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी को डेवलप भी करने में सहायक हैं और इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी के जो है एक्सप्रेशन के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट को भी क्रिएट करते हुए आते। और तीसरा कंटेक्स्ट अगर देखें, तीसरा कंटेक्स्ट जो इमर्ज करता हुआ आता वह यह कि टैगोर जो है मनुष्य और प्रकृति के बीच जो है एक्टिव इंटरैक्शन की बात करते हुए आते। मनुष्य और प्रकृति के बीच जो है वह सक्रिय सहभागिता पर बल देते हुए आते। तो अगर इस पर्सपेक्टिव में देखें तो अब तक जिन चीजों की चर्चा मैंने की उन चीजों को मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। और कंक्लूड करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि टैगोर का जो है एजुकेशनल विजन जो डेवलप करता हुआ आता, वह एजुकेशनल विजन जो है सही मायने में 19th सेंचुरी का जो इंडियन रेनेसां था, इंडियन रेनेसां के मूल्यों को रिप्रेजेंट करता हुआ आता। 19th सेंचुरी के उस इंडियन रेनेसां के मूल्यों को रिप्रेजेंट करता हुआ था, जिस रेनेसां के नेचर और कैरेक्टर का निर्धारण जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चरल इंटरैक्शन के बैकग्राउंड में और ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चरल के कन्फ्लिक्ट के बैकग्राउंड में तैयार होता हुआ आता। और इसलिए अगर आप देखें तो इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न फैक्टर, ईस्टर्न और वेस्टर्न वैल्यू के एसिमिलेशन दिखाई पड़ेंगे। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, दूसरा कंटेक्स्ट मैंने पहले कहा वेस्टर्न एजुकेशन के कंटेक्स्ट में क्या देखा, उसके लिमिटेशन, क्योंकि लिमिटेशन को ध्यान रखेंगे कनेक्ट करना आसान होगा। लिमिटेशन आपने देखा कि वहां पर सैद्धांतिक ज्ञान पर बल दिया गया, वहां पर फॉर्मल एजुकेशन पर बल दिया गया, वहां पर जो है किताबों की क्लासरूम और किताबों के दायरे में जो है वह एजुकेशन सिमटता चला गया। परिणाम क्या होता है, लाइफ के साथ एक डिस्कनेक्ट डेवलप करता। और इस कंटेक्स्ट में देखें तो टैगोर जिस एजुकेशनल विजन को लेकर के आते, उस एजुकेशनल विजन में जो है एजुकेशन का जो एक मोटिव बतलाया गया है, वह मोटिव क्या है, वह मोटिव यह है कि एजुकेशन जो हो लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए, जीवन से उसका गहरा जुड़ाव होना चाहिए। और इसी के कंटेक्स्ट में देखें टैगोर जो है मतलब ऐसी शिक्षा की बात करते, ऐसे एजुकेशनल मॉडल की बात करते जिसके लाइफ में भी यूटिलिटी हो, जिसके जीवन में भी उपयोगिता हो और जो आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी हो, जिसका एक इकोनॉमिक यूज भी हो। इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें टैगोर इसके मद्देनजर एजुकेशन से क्या एक्सपेक्ट करते। टैगोर एजुकेशन से यह एक्सपेक्ट करते हैं कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो हमारे सेंस ऑर्गन को ट्रेन अप कर सके, जो हमारी इंद्रियों को प्रशिक्षित कर सके, जो हमारे वेरियस ऑर्गन्स जो हैं उनको ट्रेन अप कर सके। और सेंस ऑर्गन्स और वेरियस ऑर्गन्स को ट्रेन अप करते हुए वह हमें लाइफ की रियलिटी से परिचित करवा सके, जीवन की वास्तविकता को हम जान सके और जीवन की वास्तविकता को हम समझ सके। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, कहीं ना कहीं मनुष्य और प्रकृति के सामंजस्य की बात, क्योंकि टैगोर ने मनुष्य और प्रकृति के असामंजस्य को नोटिस में किया। वेस्ट में मनुष्य और प्रकृति के बीच असामंजस्य है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो वेस्ट में जो एजुकेशन का जो मॉडल डेवलप करता हुआ आता, वह मॉडल कहीं ना कहीं मनुष्य और प्रकृति के बीच कोऑर्डिनेशन के अभाव और मनुष्य और प्रकृति के बीच जो है वह कन्फ्लिक्ट का आधार तैयार करता हुआ था। वहां पर अगर आप देखें तो ह्यूमन बीइंग में नेचर के प्रति सेंसिटिविटी नहीं है और वहां का एजुकेशन
वहाँ के एजुकेशन में देखें नेचर के प्रति सेंसिटिविटी नहीं। और अगर नेचर के प्रति सेंसिटिविटी नहीं है तो उस स्थिति में एजुकेशन से लेकर ह्यूमन बीइंग्स तक नेचर की जो एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रकृति के साथ उसकी जो अनुकूलता होनी चाहिए, वह अनुकूलता नहीं है। और अगर मनुष्य की प्रकृति के साथ अनुकूलता नहीं होगी, वह प्रकृति के अनुरूप प्रकृति के साथ अनुकूलता का मतलब क्या, एडॉप्टेबिलिटी का मतलब क्या, एडॉप्टेबिलिटी का मतलब यह हो गया कि मनुष्य अगर नेचर के प्रति सेंसिटिव है तो नेचर के चेंजेज के साथ नेचर के प्रति जो है, नेचर के साथ वह एकोमोडेट करने की कोशिश करेगा, वह उस चेंजिंग नेचर को एडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। और यह कब संभव होगा, जब एजुकेशन जो है एनवायरनमेंट के प्रति, यह कब संभव होगा, जब एजुकेशन जो है नेचर के प्रति, जब एजुकेशन जो है इकोलॉजी के प्रति सेंसिटिव हो। तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो एजुकेशन से टैगोर यह भी एक्सपेक्ट करते, एजुकेशन के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो एजुकेशन से टैगोर यह भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एजुकेशन जो होना चाहिए वह कहीं ना कहीं पैसेंस को डेवलप, इंडिविजुअल के भीतर पैसेंस को डेवलप करने में हेल्पफुल होना चाहिए। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप कर सके। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो मोरल और एथिकल वैल्यू को डेवलप कर सके। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो स्पिरिचुअल क्वालिटी को मनुष्य के भीतर डेवलप कर सके, क्योंकि जब तक यह डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी, इंडिविजुअल की इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी। जब तक इंडिविजुअल की इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी तब तक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वह संभव नहीं होगा। अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर इन तमाम कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो तो टैगोर को ऐसा लगता कि वेस्टर्न एजुकेशन की तुलना में, वेस्टर्न एजुकेशनल मॉडल की तुलना में ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन जो है वह कहीं ना कहीं मतलब इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में कहीं ज़्यादा समर्थ है। और चूंकि ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशनल मॉडल इसके प्रति रेस्पॉन्सिव है, इसलिए वे ट्रेडिशनल एजुकेशनल मॉडल के इन कंपोनेंट को जो है वो कहीं ना कहीं अपने एजुकेशनल विजन में उसके लिए स्पेस क्रिएट करते हुए आते और उसको एडॉप्ट करने की आवश्यकता पर बल देते, उनको अपनाए जाने की आवश्यकता पर बल देते। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, टैगोर ने, मैंने कहा कि टैगोर ने जो है इस बात को नोटिस में लिया कि तमाम क्वालिटी के बावजूद अगर आप देखें तो इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए, इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए जो है ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशनल मॉडल में स्पेस नहीं है। और उनका यह मानना है कि एजुकेशन तब तक मीनिंगफुल नहीं होगा, शिक्षा तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक वह एजुकेशन लिबर्टी को वैल्यूज के रूप में इनकलकेट ना करे। जब तक शिक्षा स्वतंत्रता के मूल्यों को समाहित नहीं करती, स्वतंत्रता के मूल्यों से संबद्ध नहीं होती, तब तक वह उस शिक्षा के मीनिंगफुलनेस पर क्वेश्चन मार्क लगे रहेंगे। अर्थात टैगोर की नजरों में देखें, यह वेस्टर्न लिबरलिज्म का टैगोर के ऊपर प्रभाव है और वेस्टर्न लिबरलिज्म के इसी प्रभाव के कारण टैगोर अपने एजुकेशनल विजन में इंडिविजुअल की लिबर्टी को जो है वह कहीं अधिक महत्व देते हुए आते और इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए स्पेस क्रिएट करते हुए आते। उनका मानना है कि लिबर्टी जो है वह कहीं ना कहीं एजुकेशन को रैशनलाइज भी करती है और एजुकेशन को मीनिंगफुल भी बनाती है। और अगर आप देखें तो अगर यह इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं है तो उस स्थिति में मनुष्य का मुकम्मल व्यक्तित्व जो है, मनुष्य के मुकम्मल व्यक्तित्व का विकास जो है वह संभव नहीं रहेगा। और इसी के कंटेक्स्ट में देखें, वे कहते हैं कि आधुनिक ये जो स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं,
ये इन स्कूलों और कॉलेजों की सीमा क्या है? ये स्कूल और कॉलेज जो हैं वो कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री में तब्दील हो गए। ऐसी फैक्ट्री में जो डिग्री बांटती, ऐसी फैक्ट्री में जिनके द्वारा ऐसी डिग्रियां उपलब्ध करवाई जाती हैं जिन डिग्रियों की बदौलत जो है वह कहीं ना कहीं नौकरियां हासिल की जा सकती। ये ऐसी फैक्ट्रियां नहीं हैं जो ह्यूमन होने के वैल्यू को इनकलकेट हमारे भीतर कर सके। जो ये ऐसी जगह नहीं है जहां जो हमें हमारे भीतर मानव होने के भाव को जन्म देती। और अगर इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो इसलिए अगर आप जाकर के देखें तो टैगोर जो है इंडिविजुअल लिबर्टी को दो कंटेक्स्ट में डिफाइन करते हुए आते। और इंडिविजुअल लिबर्टी को यहां पर दो चीजें ध्यान रखेंगे। एक और इंडिविजुअल लिबर्टी को दो कंटेक्स्ट में डिफाइन करते, वो कहते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी दो कंटेक्स्ट में होती है, एक पॉजिटिव लिबर्टी होती है और दूसरी जो है निगेटिव लिबर्टी होती है। तो टैगोर जो है ये निगेटिव लिबर्टी हमें क्या करती? निगेटिव लिबर्टी जो है, नकारात्मक स्वतंत्रता जो है, हमें खुद तक सीमित करने का काम करती है। इंडिविजुअल निगेटिव फॉर्म में लिबर्टी जो है वह कहीं ना कहीं हमें एकांतिक बनाती है। मतलब निगेटिव फॉर्म में लिबर्टी जो है वह कहीं ना कहीं ग्रेटर सोसाइटी से हमें डिस्कनेक्ट करती है, संसार से हमें काटने का काम करती है। तो अगर आप देखें तो इस लिबर्टी को टैगोर रेस्ट्रिक्ट करने की बात करते। टैगोर जो है इंडिविजुअल लिबर्टी को पॉजिटिव फॉर्म में देखते हैं, सकारात्मक संदर्भों में देखते हैं। और सकारात्मक संदर्भों में पॉजिटिव लिबर्टी क्या करती है? सकारात्मक संदर्भों में जो है वह कहीं ना कहीं आत्म साक्षात्कार का आधार तैयार करती हुई आती है। इसके कारण सेल्फ इवैल्यूएशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट जो है वह संभव हो पाता है। और इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन है और यह जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है, यह अंततः जो है क्या करता है? यह अंततः जो है स्पिरिचुअल लिबर्टी का आधार तैयार करता हुआ आता। यह अंततः निर्वाण का आधार तैयार करता हुआ आता। यह अंततः आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता हुआ आता है। लेकिन अगर आप इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, यह आध्यात्मिक मुक्ति जिसको मोक्ष कहते, यह आध्यात्मिक मुक्ति तब तक संभव नहीं होगी जब तक इंडिविजुअल का रुझान ह्यूमन सर्विसेज की ओर ना हो। और इसी के कंटेक्स्ट में देखें, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज और सर्विसेज पर टैगोर सबसे ज्यादा जोर देते हुए आते। और उनका कहना है कि एजुकेशन की सार्थकता जो है वह कहीं ना कहीं साल्वेशन में है। जन्म, डेथ, बर्थ और डेथ का जो साइकिल है, बर्थ और डेथ के साइकिल से जो है फ्री होना ही साल्वेशन कहलाता है। इसी को स्पिरिचुअल फ्रीडम भी कहा जाता। अब अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो उस इंडिविजुअल फ्रीडम को टैगोर जो है वह समाज सापेक्ष बनाते हैं, उसको सोशल ओरिएंटेशन देने की बात करते। और इस कंटेक्स्ट में रोल ऑफ एजुकेशन को वो हाईलाइट करते हुए आते। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, इसलिए अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं टैगोर एक अल्टरनेटिव एजुकेशनल मॉडल को तलाश रहे। एक अल्टरनेटिव एजुकेशनल मॉडल जो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशनल मॉडल से भी डिफरेंट हो और वेस्टर्न एजुकेशनल मॉडल से भी डिफरेंट हो और इन दोनों के लिमिटेशन से भिन्न हो। जो एक मूल्य के रूप में जो लिबर्टी को एक वैल्यू के रूप में इनकलकेट कर सके, डेवलप कर सके, जो इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सके, जो इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी को डेवलप कर सके। और इसी के कंटेक्स्ट में वे एजुकेशन के मीनिंगफुलनेस को डिफाइन करते हुए आते। अगर इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो टैगोर का कहना है कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट कर सके, इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी को प्रिजर्व कर सके, इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी को प्रमोट कर सके। अर्थात अगर शिक्षा
व्यक्ति की वैयक्तिकता को संरक्षित करने, प्रोत्साहित करने और संवर्धित करने में समर्थ नहीं है, तो उस शिक्षा की टैगोर की नजरों में कोई उपयोगिता नहीं। अब आप ये पूछ सकते कि आखिर इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी के डेवलपमेंट के रास्ते में, उसके प्रिजर्वेंस के रास्ते में बाधा क्या है? तो टैगोर जो है वे कहीं ना कहीं मनुष्य की व्यवस्था को ऐसे कंस्ट्रेंट के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो फीलिंग हमारे अंदर होता कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हमसे नहीं हो पाएगा, ये जो सोच है, मैन इज नॉट द मास्टर ऑफ सर्कमस्टांसेस बट द स्लेव, ये जो सोच है, मेन पर्पज इज गॉड डिस्पोजेज, अल्टीमेटली ये सारी की सारी सोच क्या करती है? ये सारी की सारी सोच जो है वह कहीं ना कहीं मनुष्य की व्यवस्था को सामने लाती है, कहीं ना कहीं मनुष्य वहां पर कंपेल्ड फॉर्म में सामने आता। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब तक इस सेंस ऑफ कंपल्सन को दूर नहीं किया जाता और सेंस ऑफ कंपल्सन को दूर करते हुए जब तक सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए एप्रोप्रिएट माइंडसेट निर्मित नहीं किया जाता, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जब तक अनुकूल वातावरण निर्मित नहीं किया जाता, तब तक व्यक्ति की वैयक्तिकता को संरक्षित और संवर्धित कर पाना जो है वह मुश्किल होगा। तो टैगोर एजुकेशन से यह एक्सपेक्ट करते हैं कि एजुकेशन इंडिविजुअल को सेंस ऑफ कंपल्सन से फ्री करे, व्यवस्था बोध से मुक्त करे। टैगोर एजुकेशन से यह एक्सपेक्ट करते हैं कि एजुकेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन की कैपेबिलिटी को इंडिविजुअल के भीतर डेवलप करे, आत्मनिर्णय की भावना को और आत्मनिर्णय के भाव को व्यक्ति के भीतर डेवलप करे। क्योंकि बिना इस व्यवस्था बोध की मुक्ति के, बिना आत्मनिर्णय के भाव के विकसित हुए इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी का विकास जो है संभव नहीं हो सकता। और इसलिए देखेंगे रिलीजन ऑफ मैन में टैगोर क्या कहते हैं? रिलीजन ऑफ मैन में टैगोर कहते हैं कि स्वतंत्रता के विकास का इतिहास मानव संबंधों के उन्नयन का इतिहास, अर्थात हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लिबर्टी is the history of upgradation of advancement of human relation। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, मैंने पहले भी कहा कि टैगोर ऐसी शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना करते जो मनुष्य के मुकम्मल व्यक्तित्व के विकास को संभव बना सके, जो मनुष्य के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास को संभव बना सके। और मनुष्य का मुकम्मल व्यक्तित्व तब तक नहीं विकसित हो सकता जब तक मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य नहीं, जब तक ह्यूमन और नेचर के बीच कोऑर्डिनेशन को इंश्योर नहीं किया जाता, तब तक ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट जो है वह संभव नहीं होगा। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टैगोर एजुकेशन से क्या एक्सपेक्ट करते? एजुकेशन अगर नेचर सेंसिटिव होगी तो उस स्थिति में मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य संभव होगा। ऐसी स्थिति में ह्यूमन बीइंग में नेचर के प्रति एडॉप्टेशन होगा, उसकी एडॉप्टेबिलिटी डेवलप करेगी। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका यह मानना है कि अगर ऐसा होगा तो मनुष्य का फिजिकल ग्रोथ भी होगा, मेंटल ग्रोथ भी होगा, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगा और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा। मतलब तब ओवरऑल प्रोग्रेस संभव होगा। अगर इसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, टैगोर ने सैद्धांतिक शिक्षा की जगह थ्योरी की बजाय प्रैक्टिस को कहीं अधिक महत्व दिया। टैगोर ने थ्योरेटिकल नॉलेज की तुलना में प्रैक्टिकल नॉलेज को कहीं अधिक फोकस किया, उसको कहीं अधिक महत्व दिया। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो टैगोर ने उसी प्रैक्टिकल नॉलेज को महत्व देने के कारण 3-4 चीजों को ज्यादा महत्व दिया। नंबर वन,
रोल ऑफ टीचर को हाईलाइट करते हैं, शिक्षक की भूमिका को रेखांकित करते हुए आते हैं। और शिक्षक से क्या अपेक्षा करते, शिक्षक से वे अपेक्षा करते, ये नहीं अपेक्षा करते कि चुटका नोट्स बना करके दे दें और रट करके बच्चा जाकर के लिख आवे, प्रश्न कुछ भी पूछे। टीचर से टैगोर एक्सपेक्ट करते हैं कि वे इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस को बच्चों के भीतर डेवलप करें, बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए उत्प्रेरित करें, ऐसी परिस्थितियां निर्मित करें, ऐसी मानसिक स्थितियां निर्मित करें जिससे स्वतंत्र सोच विकसित हो सके। और इसके लिए बुकिश नॉलेज की तुलना टैगोर किसको महत्व देते? टैगोर लर्निंग बाय डूइंग की बात करते, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब करते हुए सीखने की बात करते हुए आते। अगर इस परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें तो इसके कंटेक्स्ट में आप देखें तो टैगोर ने एजुकेशन को एक ऐसे मीन्स के रूप में देखा जो मोरल, एथिकल और कल्चरल वैल्यू को हमारे भीतर डेवलप कर सके, इनकलकेट कर सके, और जो इंडियन कल्चरल जो आइडियल्स हैं, भारतीय संस्कृति के जो आदर्श हैं, उनको प्रचारित और प्रसारित कर पाने में समर्थ हो सके। इसी के कंटेक्स्ट में देखें, अगर एजुकेशन लर्निंग बाय डूइंग है, अगर एजुकेशन थ्योरेटिकल ना होकर के प्रैक्टिकल है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा एजुकेशन जो है वह प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड होगा। डे बाय डे के लाइफ में हम जिन प्रश्नों से जूझते हैं, डे बाय डे के लाइफ में अगर आप जाकर के देखें, हम जिस चैलेंजेस को फेस करते हैं, डे बाय डे के लाइफ में हम जिन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ऐसा एजुकेशन जो है वह कहीं ना कहीं व्यक्ति को कहीं अधिक कैपेबल बनाएगा डे बाय डे के लाइफ के प्रॉब्लम को फेस करने के लिए और उसके चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। एक सिचुएशन इमेजिन करें, न्यूटन के बारे में आपने सुना होगा। एक सिचुएशन इमेजिन करें कि अगर न्यूटन ने अपने को क्लासरूम के भीतर सीमित कर लिया होता। एक सिचुएशन इमेजिन करें कि अगर न्यूटन ने जो है क्लासरूम से बाहर निकालकर, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, क्योंकि सेब को गिरते तो सबने देखा, सेब को गिरते सबने देखा, लेकिन सब तो न्यूटन नहीं हो सके। अगर न्यूटन हुए तो उनके सेब को गिरते हुए देखने का तरीका, फॉल ऑफ एप्पल को देखने का तरीका अलग था, और लोगों ने देखा, और जगहों पर जो है व्यू था और यहां पर ऑब्जर्वेशन था। और चूंकि यहां पर ऑब्जर्वेशन था, इसलिए उस ऑब्जर्वेशन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी का आधार तैयार किया। उस ऑब्जर्वेशन का कल्मिनेशन लॉ ऑफ ग्रेविटी के रूप में होता है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, इसलिए अगर आप देखें तो टैगोर का क्या मानना है? टैगोर जो है वो कहते हैं कि एक लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हुए आते, और दूसरी बात वे कहते हैं कि प्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से अध्ययन पर जोर। क्लासरूम के भीतर जो नॉलेज दिया जाता है वह बुक के माध्यम से, डायरेक्ट सोर्सेज के माध्यम से वो नहीं दिया जाता। अगर आप मौर्य कला पढ़ रहे, अगर आप मौर्य कला पढ़ रहे, अगर आप पटना कलम पढ़ रहे हैं, अगर आप मधुबनी पेंटिंग पढ़ रहे हैं, अगर आप पाल कला पढ़ रहे हैं, तो ऐसे साइट्स जो हैं, अगर ऐसे साइट्स पर जाते हैं जो कहीं ना कहीं मौर्य कला के रिमेन्स जहां पर हैं, जहां पर पाल कला के रिमेन्स हैं, जहां पर पटना कलम की शैली, पटना कलम का प्रदर्शन किया गया है, जहां पर मधुबनी पेंटिंग का प्रदर्शन किया गया है, तो आप डायरेक्ट सोर्स तक पहुंच रहे।
और डायरेक्ट सोर्स तक पहुंचना मेमोरी पर दबाव को कम करने का काम करेगा, रटने के दबाव को कम करने का काम करेगा। वहां पर आपके ऑब्जर्वेशन को डेवलप करने का मौका मिलेगा, और जब आपका ऑब्जर्वेशन डेवलप करेगा तो उस स्थिति में आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप सोच पाने की स्थिति में होंगे। और इसीलिए टैगोर का स्पष्ट तौर पर मानना था, जैसे आप देखें साइंस के एजुकेशन में क्या होता, विज्ञान जो हमें पढ़ाया जाता, तो अगर आप जाकर के देखें, चाहे बायोलॉजी हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, या फिर आप केमिस्ट्री में चले जाए, अगर आप फिजिक्स में चले जाए, तो क्या किया जाता, वहां पर लेबोरेटरी का अहम रोल होता। ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, अगर हिस्ट्री का एजुकेशन दिया जाना है, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाया जाना है, अगर सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाना है, अगर पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ाया जाना है, अगर आप जाकर के देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाया जाना है, सोशल साइंस के अदर ब्रांचेज जो है अगर उनके बारे में पढ़ाया जाना है, तो अगर हम क्लासरूम के बाहर निकलते हैं और क्लासरूम के बाहर निकाल करके डायरेक्ट उस सोर्स तक हम पहुंचने की कोशिश करते, डायरेक्ट उस सोर्स तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उस स्थिति में उन चीजों को कैरी ऑन कर पाना कंपैरेटिवली आसान होता। ऐसी स्थिति में जब ऑब्जर्वेशन के लिए स्पेस मिलेगा, तो उसी स्थिति में आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचा जा सकता है, और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने की स्थिति में स्वतंत्र और मौलिक सोच का विकास जो है वह संभव होगा। अगर इसी के परिप्रेक्ष्य में आप जाकर के देखें, इसी तरह उनका यह भी कहना है, आप देखें ये जो मॉडल है, जैसे एजुकेशन को आप क्लासरूम के बाहर ले जाते, जैसे आप डायरेक्ट सोर्सेज से जोड़ने की कोशिश एजुकेशन को करते, तो उस स्थिति में देखेंगे एजुकेशन फॉर्मल नहीं रह जाता है। उस स्थिति में अगर आप जाकर के देखें तो एजुकेशन जो है इनफॉर्मल स्वरूप लेता चला जाता है, और जैसे ही एजुकेशन इनफॉर्मल स्वरूप लेता है, लर्निंग आसान होती चली जाती है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आगे अगर आप देखें, तो इसलिए अगर आप देखें तो टैगोर जो है भ्रमण के माध्यम से शिक्षण पर बल देते हुए आते, वो लॉ ऑफ मोशन का हवाला देते, वो बतलाते हैं कि क्लासरूम के भीतर जो शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा का एक बड़ा लिमिटेशन क्या होता, हमारा शरीर और हमारा मन, हमारी बॉडी और हमारे माइंड के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होता। कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा शरीर जो है वह लगातार जो है वह हमारा शरीर जो है वह स्थिर रहता है, स्टैग्नेंट रहता है, स्टेबल रहता है, जबकि माइंड हमारा जो है वह कहीं ना कहीं लगातार एक्टिव रहता है। अगर माइंड भी एक्टिव हो और हमारा शरीर भी एक्टिव हो, तो उस स्थिति में बॉडी और माइंड के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, और बॉडी और माइंड के बीच अगर बेटर कोऑर्डिनेशन होगा तो वैसी स्थिति में बोरियत भी नहीं होगी, बोर भी नहीं होंगे, और बॉडी और माइंड के बीच अगर बेटर कोऑर्डिनेशन होता तो उस बेटर कोऑर्डिनेशन के कारण लर्निंग भी कंपैरेटिवली आसान होती। अगर बोरियत नहीं होगी तो आप खुद इंटरेस्ट लेंगे लर्न करने में, और अगर बोरियत होगी तो क्लास में जो कुछ बतलाने की कोशिश की जा रही, जो कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है, वहां से आपका डिटैचमेंट होगा, और अगर वहां से आपका डिटैचमेंट होता है तो ऐसी स्थिति में जो है कहीं ना कहीं जो है आपके लिए लर्निंग मुश्किल होता चला जाएगा। और इसलिए देखेंगे जो मोबाइल स्कूल है, जो मोबाइल टीचिंग है, टैगोर उसको कहीं ज्यादा अहमियत देते। और अगर टैगोर के एजुकेशनल विजन को समझना हो, शांति निकेतन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। अगर टैगोर के एजुकेशनल विजन को समझना हो तो टैगोर के एजुकेशनल विजन को समझने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि शांति निकेतन में जो एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की कोशिश की गई, जो जितना फॉर्मल है उतना ही इनफॉर्मल, जो क्लासरूम के भीतर से लेकर क्लासरूम के बाहर तक फैला हुआ है, जहां पर मनुष्य और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य है, और मनुष्य जो है प्रकृति के सानिध्य में जाकर लर्न करने की कोशिश करता है, और लर्न करने के स्कोप वहां पर बढ़े हुए। तो अगर आप देखें लर्निंग को आसान बनाना है
तो एजुकेशन को इनफॉर्मलाइज करना होगा। और एजुकेशन को अगर इनफॉर्मलाइज करते हैं तो भ्रमण और प्रत्यक्ष अवलोकन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, टूर, मोबिलिटी, इसको वे उसके लिए आवश्यक बतलाते हुए आते। अगेन अगर आप देखें वो फिजिकल एक्टिविटी पर भी जोर देते। फिजिकल एक्टिविटी पर जोर का मतलब, उन टैगोर का कहना है कि बच्चों को बंदिश में बांधे रखने की जरूरत नहीं है। क्लोज डोर टीचिंग नहीं होना चाहिए, एस्थेटिक नहीं होना चाहिए। बच्चों की इच्छा है तो उन्हें इस बात की छूट होनी चाहिए कि कभी वो खड़े हो सके, कभी वो टहल सके। जब तक ये छूटें उनके पास नहीं होगी, जब तक उनको फिजिकल एक्टिविटी की छूट नहीं होगी, कभी इच्छा हो खेल ले, कभी इच्छा हो पेड़ पर चढ़ जाए, कभी इच्छा हो चिल्ला ले, कभी इच्छा हो नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करे, कभी इच्छा हो। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब तक स्टूडेंट जो है वो सेंस ऑफ फ्रीडम उसके अंदर नहीं होगा, तब तक लर्निंग मुश्किल होगी, तब तक ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट जो है वह संभव नहीं होगा। मैं एक टैगोर के कोट को पिक करना चाहूँगा। टैगोर कहते हैं कि मैं कक्षा के दौरान सभी लड़के लड़कियों को कूदने, यहाँ तक कि पेड़ पर चढ़ने, किसी कुत्ते या बिल्ली के पीछे भागने या किसी पेड़ की डाली से कोई फल तोड़ने की अनुमति दूंगा। मैं अपने दिमाग से यह बात ध्यान रखने का प्रयास मैंने किया कि बच्चा शब्दों को सीखने और एक पूरे वाक्य को सीखने के लिए अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करें। आज के डेट में देखें, आप अपने बचपन को याद करें और आज के बच्चे की लर्निंग को याद करें। नहीं, आज से 25 साल पहले जो हमारा एजुकेशन था, 25 साल पहले जो एजुकेशन था, क्लास में बैठा करके रटवाया जाता था। आज अगर देखें तो डिफरेंट ऐप हैं, डिफरेंट गेम हैं, डिफरेंट यूट्यूब चैनल हैं, जहां पर जाकर के लर्निंग बाय डूइंग, वीडियो के जरिए बच्चे को लर्न करवाने की कोशिश की जाती है और बच्चे लर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे लर्न नहीं कर रहे हैं, लर्न करवाया जा रहा है और वो उसको लर्न करने की स्थिति में। तो वही ये कहते, मैं अपने दिमाग से यह बात, मैंने अपने आप दिमाग से यह बात ध्यान रखने का प्रयास किया कि बच्चा शब्दों को सीखने और एक पूरे वाक्य को सीखने के लिए अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करे। हमारे अधिकांश अध्यापक नाराज हो जाते जब वे मेरी कक्षा के बच्चों को हंसते, शोर मचाते और अपने हाथों से ताली बजाते हुए सुनते थे। उनका मानना था कि इससे उनकी बोरियत दूर होगी और वह खुद को सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेगा। यह फिजिकल एक्टिविटी जो है बोरियत दूर करने के लिए आवश्यक है। यह फिजिकल एक्टिविटी जो है माइंड को एक्टिव रखने के लिए आवश्यक है। और अगर फिजिकली और मेंटली इंडिविजुअल जो है, स्टूडेंट जो हैं एक्टिव हैं, तो ऐसी स्थिति में लर्निंग स्वाभाविक रूप से आसान होगी। ऐसी स्थिति में उनके लिए लर्न कर पाना, चीजों को इनकलकेट कर पाना आसान होगा। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके कंटेक्स्ट में टैगोर दो बातें करते हैं। पहली बात जो कहते हैं कि बच्चों के बचपने को संरक्षित किया जाना चाहिए, बच्चों के बचपने को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी बात जो टैगोर कहते हैं कि एजुकेशन ऐसा हो, लर्निंग ऐसी हो जो बच्चे को रुकने की अनुमति दे। लर्निंग ऐसी हो, एजुकेशन ऐसा हो जो बच्चे को रुक करके सोचने के लिए अवसर उपलब्ध करवाए। लर्निंग ऐसी हो जो बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए छूटें प्रदान करे, क्योंकि जब तक बच्चा प्रश्न नहीं पूछेगा, लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जो कि टीचर जो बातें कह रहा हो, जो कि किताबों में जो बातें कही जा रही हो, बच्चा उसको नकार सके, बच्चा उसको रिजेक्ट कर सके, बच्चा उससे इतर हट करके सोच सके, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोच सके। तो अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें तो ये तमाम कंटेक्स्ट हैं जिस कंटेक्स्ट में टैगोर जो है अपनी एजुकेशनल विजन के साथ उपस्थित होते।
और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो एक और डायमेंशन में पिक करना चाहूंगा, वह है बेसिक एजुकेशन को लेकर के टैगोर की क्या सोच है। आज के कंटेक्स्ट में देखें, एक सिचुएशन इमेजिन करें। सिचुएशन को इमेजिन करने की जरूरत है क्योंकि आप उस फेज में हैं जहां पर उस सिचुएशन को इमेजिन किया जा सकता है। सचिन तेंदुलकर को आप जानते हो, अमिताभ बच्चन को आप जानते होंगे। अगर सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने सचिन तेंदुलकर के हाथ से बैट को छीन लिया होता और बैट को छीन करके कलम पकड़ा दिया होता तो आज हम में और आप में कितने लोग थे जो सचिन तेंदुलकर को जान रहे होते। पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न हमारा है क्या? तो दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि अगर अमिताभ बच्चन कैलकाटा में ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन देने के लिए गए, अगर उस ऑडिशन में अमिताभ बच्चन को चुन लिया जाता तो आज हम में आप में से कितने लोग अमिताभ बच्चन को जान रहे होते। अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो टैगोर का बेसिक एजुकेशन का जो कंसेप्ट है, बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट जो है वह इसी के इर्द गिर्द निर्मित होता है। टैगोर के बेसिक एजुकेशन के कंसेप्ट में चाइल्ड और चाइल्डनेस, बच्चों और बचपना के प्रति संवेदनशीलता पर जोर दिया गया। टैगोर बेसिक एजुकेशन के जिस मॉडल को लेकर के आते, टैगोर यह कहते हैं कि बच्चों को ओपन नेचर के साथ इंटरैक्ट करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान की जानी चाहिए। बच्चों को अगर ओपन नेचर के साथ इंटरैक्ट करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाती है तो उसी स्थिति में बच्चों का जो इंडिविजुअल टैलेंट है, उस इंडिविजुअल टैलेंट को उभर कर आने का मौका मिलेगा। हो सकता है किसी का इंडिविजुअल टैलेंट जो है कलम के जरिए उभर कर सामने आए, हो सकता है किसी का इंडिविजुअल टैलेंट जो है, हो सकता है किसी का इंडिविजुअल टैलेंट जो है वह कलम की बजाय आवाज के जरिए उभर कर सामने आए, हो सकता है किसी का इंडिविजुअल टैलेंट एक्टिंग के जरिए उभर कर सामने आए, हो सकता है किसी का इंडिविजुअल टैलेंट जो है पेंटिंग के ब्रश के जरिए इमर्ज करता हुआ है। हर किसी के इंडिविजुअल टैलेंट अलग अलग है। हो सकता है किसी का इंडिविजुअल टैलेंट जो है वह हॉकी स्टिक के जरिए उभर करके सामने आए। तो कहने का तात्पर्य यह कि टैगोर का कहना है कि बच्चों को जब आप एक फेवरेबल इन्वायरमेंट देंगे, एक नेचुरल इन्वायरमेंट देंगे, नेचर के साथ बच्चों को इंटरेक्ट करने का मौका देंगे और वहां पर शिक्षक एक ऑब्जर्वर की भूमिका में होगा, तो ऐसी स्थिति में बच्चों के जो है नेचुरल टैलेंट को पहचान पाना आसान होगा और नेचुरल टैलेंट को पहचानने के बाद उस नेचुरल टैलेंट को जो है नर्चर कर पाना आसान होगा। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अपना बेस्ट तभी दे सकता है यदि उसका एफर्ट उसके नेचुरल टैलेंट से मैच करता हो और उसका एफर्ट उसके नेचुरल टैलेंट के ओरिएंटेशन की दिशा में हो। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, अगेन अगर आप देखें बेसिक एजुकेशन की बात करते हुए एक बार फिर से टैगोर जो है फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी के विकास पर बल देने की बात करते हैं। मनुष्य की, बच्चों की जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, ओवरऑल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की बात करते और इसलिए वहां पर देखेंगे फिजिकल एक्टिविटी, और फिजिकल एक्टिविटी के बाद के साथ साथ देखें कल्चरल एक्टिविटी को कहीं ज़्यादा अहमियत दी गई है, स्पोर्ट्स को कहीं अधिक अहमियत दिया गया है। तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो तीसरा कंटेक्स्ट है चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। एजुकेशन जो होना चाहिए चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। जब तक एजुकेशन चाइल्ड सेंट्रिक नहीं होगा तब तक समस्या क्या होगी?
बच्चों के नेचुरल टैलेंट को पहचान पाना और उस नेचुरल टैलेंट को नर्चर कर पाना संभव नहीं होगा। आज के कंटेक्स्ट में अगर ऐसा नहीं होगा तो उस स्थिति में इस बात को ध्यान रखेंगे, इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस का डेवलपमेंट भी मुश्किल होगा और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पर्सनालिटी का विकास भी मुश्किल होगा। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें, अगर इसी के कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें, टैगोर बेसिक एजुकेशन के ऐसे मॉडल को एक्सपेक्ट करते। बेसिक एजुकेशन का जो मॉडल जो है वह कहीं ना कहीं बच्चों की मौलिकता को प्रोटेक्ट करता हो, बच्चों की मौलिकता को प्रिजर्व करता हो, बच्चों की मौलिकता को प्रमोट करता हो। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक सोच जो है, अक्सर आप देखेंगे बच्चे जब प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे जब प्रश्न पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, सब प्रश्नों को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। बच्चों पर हम अपने निर्णय को थोपने की कोशिश करते हैं, बच्चों पर अपने नॉलेज को थोपने की कोशिश करते हैं। बच्चा जिस नॉलेज को इनकलकेट करना चाहता, उस नॉलेज को इनकलकेट करने में हम उसकी मदद नहीं करते। टैगोर का यह कहना है कि पेरेंट्स को, टीचर को अपने निर्णय को बच्चों पर थोपने से परहेज करना चाहिए। पेरेंट्स को, टीचर को बच्चों की जिज्ञासा जो है, बच्चों की जिज्ञासा के अनुरूप उनको अपने आप को ढालने की कोशिश करनी चाहिए, खुद को जो है उसमें सूट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उस स्थिति में बच्चों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाना, बच्चों के इंडिविजुअल टैलेंट को समझ पाना, बच्चों के इंडिविजुअल टैलेंट को डेवलप कर पाना जो है वह आवश्यक होगा। जब टैगोर की चर्चा कर रहे हैं तो टैगोर यह भी कहते हैं कि बच्चों को जो आप करिकुलम देते, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बच्चों को परिचित करवा सके, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की रियलिटी को बच्चों के सामने ला सके। बच्चा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को समझ, अंडरस्टैंड कर पाने और अंडरस्टैंड करते हुए बिहेव कर पाने की स्थिति में हो। अगेन अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो टैगोर एक और बात कहते हैं। टैगोर का यह कहना है कि पाठ्यक्रम जो है, जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वह सरस और रोचक होना चाहिए। अभी परीक्षा के मतलब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की, और प्रधानमंत्री जी ने मन की जो बात की तो जो 10th और 12th के बोर्ड के लिए जो बच्चे अपने आप को तैयार कर रहे हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया। इस बात को लेकर के आप देखेंगे कि लगातार प्रधानमंत्री जी को टारगेट करने की कोशिश की गई, सोशल मीडिया में ट्रोल करने का प्रयास किया गया। सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में पहले कठिन प्रश्नों पर फोकस करना चाहिए, कठिन सवालों के हल बच्चों को पहले करने चाहिए, आसान सवाल तो हल हो ही जाएंगे। बेसिकली अगर आप देखें तो एक छोटी सी चीज समझने की कोशिश करें, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि कोई भी सजेशन तब तक एप्रोप्रिएट नहीं होगा जब तक आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरते। इसीलिए सजेशन के एप्रोप्रिएटनेस के लिए उस प्रोसेस से गुजरना आवश्यक है। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, प्रधानमंत्री के प्रति तमाम सम्मान के बावजूद एक बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी उस प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं। अगर वो उस प्रोसेस से गुजरे होते तो शायद वे उस तरह की सलाह नहीं देते जो सलाह उन्होंने दी। और ये बातें मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम टैगोर के एजुकेशनल विजन की चर्चा कर रहे हैं। बेसिक एजुकेशन को लेकर जो टैगोर का आइडिया है
बेसिक एजुकेशन को लेकर टैगोर के हम आइडिया की चर्चा कर रहे हैं, और उसके कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा टैगोर क्या कहते हैं। टैगोर केवल पाठ्यक्रम की रोचकता और सरलता पर बल नहीं देते, पाठ्यक्रम की सहजता और सरलता पर बल नहीं देते। टैगोर का यह कहना है कि किताबें आसान होने चाहिए, इजी हो, इजी टू लर्न, इजी टू रीड, इजी टू लर्न एंड इजी टू अंडरस्टैंड बुक होने चाहिए। और बुक ऐसे होने चाहिए जो एट्रैक्ट करें, क्योंकि उस एट्रैक्शन की स्थिति में लर्निंग आसान होगी। और इसी के कंटेक्स्ट में टैगोर कहते हैं कि बच्चों को पहले आसान पाठ पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें। अगर बच्चे उसको आसानी से समझ सकेंगे तो उस स्थिति में बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बच्चे विषय के साथ कनेक्ट होंगे, और फिर आसान से धीमे धीमे जब कठिन की ओर आप बढ़ेंगे, तो जब धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे बच्चे उस कठिन स्थिति या सिलेबस के उस कठिन हिस्से को फेस करने के लिए मेंटली तैयार होंगे। आसान चीजें कॉन्फिडेंस पैदा करती, और जब कॉन्फिडेंस होता है तो वैसी स्थिति में जो डिफिकल्ट चीजें होती हैं उनको फेस करना और उनको रिस्पॉन्ड करना जो है वह कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। और इसीलिए अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टैगोर के विजन में, टैगोर का जो बेसिक एजुकेशन का विजन है, तो टैगोर के बेसिक एजुकेशन के विजन में आप देखेंगे तो उसमें टैगोर का स्पष्ट तौर पर मानना है लैंग्वेज को किसी भी कीमत में बैरियर नहीं बनने देना चाहिए। महत्वपूर्ण लर्निंग है, महत्वपूर्ण नॉलेज है, महत्वपूर्ण लैंग्वेज नहीं है। और कोई भी इंडिविजुअल अपने मदर टंग के साथ जितना सहज होगा, अपनी मातृभाषा के साथ जितना खुद को सहज महसूस करेगा, उतनी सहजता वह किसी भी दूसरे अदर लैंग्वेज जो उसने लर्न किया है उस अदर लैंग्वेज के साथ उसकी वैसी सहजता नहीं होगी। और इसीलिए अगर इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस को डेवलप करना चाहते, यदि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में मदर टंग को एजुकेशन का मीडियम बनाया जाना चाहिए। यह टैगोर का कहना है, और ये बातें टैगोर ने कब की हैं? आज अगर आप जाकर के देखें, कहां तक व्यवहार के धरातल पर हम उतार पाएंगे हम नहीं कह सकते। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की बात हमारा संविधान भी कहता है। तीनों एजुकेशन पॉलिसी जो आए हैं 1968 में, 1986 में और 2020 में, तीनों एजुकेशन पॉलिसी मातृभाषा में, मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हुए आते। कहां तक इसको हम ग्रास रूट लेवल पर उतार पाते ये एक अलग चीज है, क्योंकि अगर लिंग्विस्टिक कंफर्ट नहीं होगा बच्चों को, तो ऐसी स्थिति में इंडिविजुअल टैलेंट को नर्चर कर पाना, इंडिविजुअल टैलेंट को डेवलप कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चा हमेशा प्रेशर में होगा, बच्चे पर बर्डन ज्यादा होगा, बच्चे पर प्रेशर ज्यादा होगा। तो उसी स्थिति में बच्चे के भीतर थॉट प्रोसेस का डेवलप होना जो है यह बहुत ही मुश्किल होगा। इंडिपेंडेंट थॉट का डेवलप हो पाना ऐसी स्थिति में मुश्किल होगा। और अगर आप जाकर के देखें, उसी इंडिपेंडेंट थॉट के डेवलपमेंट के लिए आर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटी को, गीत, संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्यिक गतिविधियों, इन तमाम चीजों को जो है वो करिकुलम के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट किए जाने की बात टैगोर करते, क्योंकि ये तमाम चीजें वे माध्यम हैं जिस माध्यम से बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर की सोच क्या है, वह उसको एक्सप्रेस कर सकता है। और उस एक्सप्रेशन के जरिए बच्चे के इंडिविजुअल टैलेंट को समझा जा सकता है। बच्चे के इंडिविजुअल टैलेंट को समझना अपेक्षाकृत आसान होगा। और यही वह कंटेक्स्ट है जिस कंटेक्स्ट में आप देखेंगे स्लेवरी ऑफ बुक का विरोध टैगोर करते। वो कहते हैं कि बच्चों को किताबों की गुलामी से मुक्त किया जाना चाहिए। बच्चों को किताबों की अहमियत नहीं है लर्निंग में।
बच्चों को इतनी छूट होनी चाहिए कि वो किताबों पर भी प्रश्न खड़े कर सके। एक ऐसा फियरलेस इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना होगा। जब तक उस फियरलेस इन्वायरमेंट को हम क्रिएट नहीं करेंगे तब तक उसका डेवलपमेंट जो है वह संभव नहीं होगा। इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो टैगोर बेसिक एजुकेशन के कंटेक्स्ट में देखें, बेसिक एजुकेशन से टैगोर यह भी एक्सपेक्ट करते कि यह बेसिक एजुकेशन जो है बच्चों में ह्यूमन सेंसिटिविटी को डेवलप करने में हेल्पफुल होना चाहिए, मानवीय संवेदनशीलता के विकास में सहायक होना चाहिए। बेसिक ह्यूमन वैल्यूज को, बुनियादी मानवीय मूल्यों को वह बच्चों में इनकलकेट कर सके, बच्चों में वह विकसित कर सके, उसको प्रतिष्ठित कर सके, ताकि बच्चा आगे चल करके इंटरनेशनल ह्यूमनिज्म की अहमियत को समझ सके, उसके सिग्निफिकेंस को समझ सके, ताकि बच्चों में जो है फ्रेटर्निटी का भाव जो है वह डेवलप हो सके, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का भाव जो है वह बच्चों में डेवलप हो सके। तो अगर आप देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल टैगोर का जो एजुकेशनल विजन है, उस एजुकेशनल विजन को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं टैगोर का एजुकेशनल विजन जो है वह वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों वैल्यूज को इनकलकेट करता हुआ आता है, और दोनों के वैल्यूज को इनकलकेट नहीं करता, एसिमिलेट नहीं करता, बल्कि उसको एसिमिलेट करता हुआ कहीं ना कहीं दोनों के जो लिमिटेशन है, दोनों के लिमिटेशन से जो है वह डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। वेस्ट में अगर आप जाकर के देखें, जिस इंडिविजुअल लिबर्टी को स्पेस दिया गया है, उस इंडिविजुअल लिबर्टी और जिस इंडिविजुअल लिबर्टी को ओवरलुक किया गया है ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन में, उसके लिए भी यहाँ पर स्पेस है। और जिस कैरेक्टर बिल्डिंग, जिस मोरल और एथिकल वैल्यू के डेवलपमेंट को जो है वेस्टर्न एजुकेशन में ओवरलुक किया गया है, उसकी भी यहाँ पर मौजूदगी दिखाई पड़ती, और जो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप यह कह सकते हैं कि टैगोर का एजुकेशनल विजन जो है वह कहीं ना कहीं कॉलोनियल एजुकेशनल विजन को काउंटर करता है, और कॉलोनियल एजुकेशनल विजन को काउंटर करता हुआ इंडिजीनियस इंडियन एजुकेशनल विजन को के अल्टरनेटिव मॉडल को प्रेजेंट करता है, जो अल्टरनेटिव मॉडल कहीं न कहीं वेस्टर्न एजुकेशनल मॉडल के जो है जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वह उनको समाहित करता हुआ आता, जो एजुकेशनल मॉडल इंडियन एजुकेशनल वैल्यूज के लिमिटेशन को कहीं न कहीं रिजेक्ट करता हुआ आता, ओवरलुक करता हुआ आता। तो ये वे कंटेक्स्ट थे जिस कंटेक्स्ट में हमने टैगोर के एजुकेशनल विजन को देखने की कोशिश की। कल हम आपके साथ इंटरनेशनल रिलेशन में प्रधानमंत्री जी का जो भारत और बांग्लादेश का दौरा हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशन को कल डिस्कस करेंगे। और कल जो क्लास की टाइमिंग होगी 5 बजे, नंबर 1, और नंबर 2 परसों हम डिस्कस करेंगे गांधी के एजुकेशनल विजन को और टैगोर और गांधी के एजुकेशनल विजन के कंपैरेटिव डायमेंशन को, और इसको डिस्कस करता हुआ करंट पर्सपेक्टिव में उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। थैंक्स अ लॉट।